चलिए हम लोग जान लेते हैं अभी पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना कोरोना के बारे में। तो स्टार्ट करते देखिए कैसे। कोरोना क्या चीज है? कोरोना एक फैमिली ऑफ वायरस है। ये वायरस की एक पूरी फैमिली है। अब इसमें ना कुछ लोग कह रहे हैं कि लूसेंट बुक में दिया है कि कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, तो पहले से भाई ये कोई बीमारी सच में ये तो फैमिली है। जैसे हमारे देश में वायरस के लिए करेंगे आतंकवादी, तो कोई एक आतंकवादी थोड़ी है, उन सबका तो पूरा फैमिली है। अब आप देखिए ना हमारे यहाँ कितने आतंकवादी हमले हुए। उधर से मुंबई ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब, वो भी तो एक तरह का समझिए तो वो भी वायरस की फैमिली। या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन। या फिर ऐसे तो बहुत सारे हम लोग के यहाँ भी आतंकवादी हमले हुए हैं। तो आप कहिएगा कि वो लोग तो पहले भाई वो भी तो इंसान ही होते हैं, बट वो क्या है कि वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो नुकसान करने लगते हैं। तो वैसे ही एक फैमिली है, पूरा खानदान है एक वायरसों का। तो उसमें कुछ है, जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे आतंकवादियों में भी कई तरह के हैं। कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ सीरिया में है, जैसे सीरिया में है, इराक में तो आईएसआई है, अफगानिस्तान में तालिबान, इंडिया में बहुत तरह के आतंकवाद है। उसी तरह से ये एक ही फैमिली है कोरोना। ये कई बार अटैक किया। एक बार ये मिडिल ईस्ट में गया था तो मार्स नाम था, चाइना में आया था तो सार्स था, फिर अभी जो आया है उसका नाम है कोरोना। तो ये एक नहीं, ये कई टाइप की वायरसों का एक फैमिली है। इसमें कुछ कमजोर है इस फैमिली में लोग, इस फैमिली में बहुत मजबूत भी लोग हैं। इवन की जो हमें खांसी सर्दी भी होती है वो भी एक कोरोना से ही होती है, बट वो कमजोर लोगों की वजह से होती है, कमजोर फैमिली के कमजोर मेंबर्स। तो हम ये समझते हैं कि इस फैमिली का वायरस यानी कोरोना वायरस कब कब तबाही मचा रहा है। तो 2002-3 में सार्स नाम था, इसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम से समझिए, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी ये सिंड्रोम का मतलब है चेंजिंग लाइफ, विकृति। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना। तो ये वायरस जब भी बॉडी में आएगा तो मेन दिक्कत ये करेगा सांस लेने में, यानी फेफड़े में दिक्कत करने वाला सीवियर एक्यूट, बहुत तेजी से फेफड़े में दिक्कत करेगा। तो जब ये सार्स वायरस चाइना में 2002-3 में फैला था तो सांस लेने में ही दिक्कत होता था। ऐसा ही वायरस 2012 में मिडिल ईस्ट यानी अरब देश, जहाँ पे सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ये सब, तो मिडिल ईस्ट में फैल गया। तो उसका नाम था मार्स वायरस। ये अरब देशों में फैला, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना फैमिली का ही था। इसमें भी क्या था, रेस्पिरेटरी ही प्रॉब्लम आ गई थी वहां पे भी 2012 के। अब बात करते हैं 2019 का, जो हम लोग झेल रहे हैं। 2019 में पूरी दुनिया प्रभावित हो गई, 19-20 में अभी। तो आप ये नहीं कर सकते हैं जैसे सार्स चाइना में था, मार्स मिडिल ईस्ट में था, अभी ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये तो पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं कि वायरस क्या है। तो वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस। देखिए फैमिली उसी का है, सार्स कोरोना वायरस 2। तो जो अभी वायरस घूम रहा है पूरी दुनिया में वर्तमान, आज जो ये 24 मार्च 2020 तक की बात कर रहे हैं, आज की वीडियो के डेट तक। तो सार्स कोरोना वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। अब इससे बीमारी कौन सी होती है? तो बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना को CO, वायरस को VI, डिजीज को D। अब ये कब फैला था? 2019 में। तो 19 कोविड-19, बीमारी का नाम है कोविड-19 और वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। कोरोना का शॉर्टकट में कोव लिखते हैं। जैसे एक वायरस है, हम एक दूसरा एग्जांपल में समझाते हैं। वायरस का नाम HIV और बीमारी का नाम एड्स। तो HIV के कारण होता है एड्स, तो सार्स कोविड-2 कोरोना 2 के कारण होता है कोविड-19। अब हम समझते हैं कि ये बीमारी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, बाकी इसके चीजों के बारे में। चलिए अब कोविड-19 के बारे में समझते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग जिसके झेल रहे हैं 2019 से 20 तक। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली चाइना के वुहान में फिश मार्केट से, ऐसा बोला जा रहा था। जो दिसंबर में इसका केस देखा गया था 2019 में, तो इसको वुहान में देखा गया था। जब इसको वुहान की लेबोरेटरी में चेक किया गया तो इस वायरस का जो DNA था वो चमगादड़ के DNA से समानता रखता था। ये वायरस जो है ये चमगादड़ के DNA से बहुत ज्यादा क्या रखता था, समानता रखता था। अब ये क्या करता है, जब मानव में प्रवेश करता है तो ये फेफड़े में जाता है। ये मेनली तेजी से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, श्वसन को प्रभावित करता है। जैसे ये मानव में जाता है क्या करता है, हमारे ह्यूमन का जो DNA का स्ट्रक्चर, अगर ह्यूमन DNA का स्ट्रक्चर भी देखेगा तो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, ये हम आपको बायोलॉजी में बताएंगे, ये वॉटसन की क्रीक ने दिया था DNA का स्ट्रक्चर। तो ये DNA में घुस जाता है और इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और इसके स्ट्रक्चर को चेंज करके वो इस DNA को अपनी तरह का DNA में बता देता है, अपना डिजाइन दे देता है।
इसलिए वहां का डीएनए हम लोग का डिफेक्टेड हो जाता है। ये जैसे हमारी सांस नली में पहुंच जाता है और वहां से ये क्या करता है, रेप्लिकेट, तेजी से प्रजनन करने लगता है। रेप्लिकेट एक से दूसरे का निर्माण कर देना रेप्लिकेशन कहलाता है। बहुत तेजी से बनने लगते हैं। एक्चुअली इनके शरीर में बहुत कुछ होता नहीं है, मेम्ब्रेन होता है, एक आरएनए होता है और वो भी राइबोसोम जो होता है 70 टाइप का होता है, बहुत छोटे साइज का। तो ये रेप्लिकेशन में बहुत तेजी से हो जाता है, बहुत तेजी से रेप्लिकेशन करके बनने लगते हैं, तेजी से एक से दूसरे का निर्माण होता है। और हम लोग के शरीर के निर्माण में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में आंख है, नाक है, दांत, कान, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, दुनिया भर का है। तो बनने में 9 महीने का समय लग जाता है एक बच्चे को बनने में। बट इन लोगों में कुछ समय नहीं लगता, तुरंत तुरंत रेप्लिकेट करने लगते हैं और इस श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देते हैं। तो मेन अगर इससे बचना है तो श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है, ये फेफड़े को जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब फेफड़े में जाने का रास्ता क्या है? सबसे सिंपल नाक है, उसके बाद मुंह है और आंख है, यहीं से जा सकते हैं। कान से बहुत कम चांस है, ना के बाद तो यही 3 रास्ते से पहुंच सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे डरते हैं कि कोरोना वायरस, मान लीजिए हमारे हाथ में कोरोना वायरस है संक्रमण और हम इधर टच कर रहे हैं, यहाँ तक से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसको हमको अपने श्वसन तंत्र तक में नहीं ले जाना है। वहां गया तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या। बहुत लोग तो इससे परेशान है। देखिए सिम्टम्स यानी लक्षण में, देखिए बुखार नहीं, तेज बुखार। अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार है ना तो ही समझिएगा कि आपको कोरोना वायरस है। मतलब ये एक लक्षण ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुखार है तो कोरोना ही हो जाएगा। इसके ये 3 लक्षण अगर मैच कर रहे हैं तो खतरा। होता क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोई बुखार, कोई वायरस आता है तो हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। 37 डिग्री नॉर्मल है, उससे बढ़ा देगा, उसको 38, 39, 40 तक लेके चला जाएगा, ताकि वो वायरस उस गर्मी, शरीर की गर्मी से मर जाए। और बहुत बार ऐसा होता भी है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसीलिए बहुत लोग ये कयास लगा रहे हैं कि गर्मी आएगी तो ये वायरस मर जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में अभी गर्मी का दिन चल रहा है। ये मतलब ये मार्च तक में जो सन होता है वो इक्वेटर तक में होता है। अब इंडोनेशिया में गर्मी का दिन चल रहा है तो वहां पे तो ये मर जाना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं इंडोनेशिया में फैला हुआ है बीमारी। तो ये कहना गलत होगा कि 100% गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कुछ कमी आएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। तो तेज बुखार, उसके बाद सूखी खांसी। देखिए जो हम लोग खांसते हैं ऐसे खांसने के लिए रीजन क्या है कि हमारे फेफड़े में प्रॉब्लम है, नली में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किस वजह से? अगर हमको खांसने के साथ बलगम आ रहा है, खेकार, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो खेकार के प्रॉब्लम की वजह से वो हमारी खांसी उत्पन्न होती है। या सर्दी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप खांस रहे हैं और खेकार भी नहीं आ रहा है, जैसे अभी हमको गीली खांसी है, बलगम है, लेकिन अगर हम खांस रहे हैं और खेकार भी नहीं आ रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंसा है, निकल नहीं रहा, तो डाउट कीजिए क्या फंसा है। वो हो सकता है कोरोना है। सूखी खांसी इसका सबसे बड़ा लक्षण है, और तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अगर आप सांस ले रहे हैं ऐसे तो आपको ऐसा लग रहा है कि सांस आप ज्यादा लेना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा जा नहीं रहा है, मतलब सांस फूलने की समस्या या सांस लेने में तकलीफ है। अगर ये 3 लक्षण है तो आपको तुरंत आप चेकअप के लिए जाइए। ये अब बात करते हैं ये खतरा किसके लिए? यंग लोग जो होते हैं, जो यंग लोग में तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे यंग हैं जिनको कोरोना हो भी जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो आप सोच सकते हैं कि बीमारी कैसी है। लेकिन इतना भयानक रूप क्या है कि बूढ़े लोग में अगर ये हो गया तो उनको बचने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि बूढ़े लोग में ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यंग लोग में होता भी है और ठीक भी हो जाता है। 80% ऐसे यंग लोग हैं जिनमें कोरोना होगा और वो डॉक्टर के पास ना भी जाए, चेक ना भी कराए, चुपचाप कमरे में बैठ जाए, खेलते कूदते रहे, वो ठीक हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि यदि उनके संपर्क में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया तो उनके लिए दिक्कत हो जाए। तो यंग लोग के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, बूढ़े लोग के लिए ज्यादा खतरा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे बूढ़े, ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। इसलिए अब बात करते हैं कि यंग में ऐसा क्या चीज होता है जो बूढ़ों में नहीं होता। तो इम्यून सिस्टम, यंग में इम्यून सिस्टम, इसकी कोई दवा नहीं है और अगले 1.5 साल तक कोई उम्मीद भी नहीं रखिएगा कि दवा या वैक्सीन आने वाली है। तो यंग लोगों का इम्यून सिस्टम, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बचा के रखेंगे? आप विटामिन सी का यूज ज्यादा कीजिए, उसमें इम्यून सिस्टम ज्यादा होता है। गिलोई हो गया, इस सब में इम्यून सिस्टम ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसको बचने के लिए कई लोग, हाँ ये बात हकीकत है कि कोरोना वायरस को फेफड़ा में पहुंचने में टाइम लगता है।
आप इसको रोक सकते हैं फेफड़ा में पहुंचने से पहले। जैसे आप तुलसी, अदरक या गोल मिर्च का काढ़ा बना के हर 2 घंटे पर गलगला करते हैं तो कुछ रोक सकते हैं आप, ये कारगर हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई ताबीज दे रहा है, कोई मतलब कुछ कर रहा है, तो ये सब गलत चीज है, इसमें नहीं आप लोग फोकस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये इसमें मेन खतरा क्या है। देखिए, मेन खतरा मृत्यु का खतरा नहीं, मेन खतरा इसके फैलने का खतरा है। मृत्यु इससे केवल 2 से 3% में होती है। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि चाइना में लगभग 1.5 लाख लोगों को हुआ, 3,000 लोग ही मरे, और अब तक चाइना में 80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। तो इससे खतरा मरने का नहीं, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा क्या है कि फैलने का। इतनी तेजी से फैलता है कि इसको रोकना मुश्किल है। अभी इसके फैलाव का हम अगर रेशियो बताते हैं तो इंडिया में जो रेशियो है 2.5 का है। 2.5 का मतलब कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना है तो औसतन वो 2.5 लोगों को और देगा। अब हम करंट आंकड़े की बात करते हैं। इंडिया में आज 24 मार्च, आज के दिन में 500 लोगों को कोरोना है। तो ये 500 लोगों को तो आप साइड में करिए, और 500 लोगों को कोरोना है तो भारत में जो इसका स्प्रेड रेशियो देखा गया है वो 2.5 का। यानी अगर आप सिंपल सा अगर आप देखिएगा तो इसमें अगर सिंपल सा आप दिमाग लगाइए तो भारत में अभी में 500 लोग हैं कोरोना से पीड़ित, 2.5 से गुणा करिए 1250 हो गया। तो 1250 को तो अभी ये 500 लोग फैलाएंगे। अभी ये 500 पीड़ित है और 2.5 से गुणा करिए 1250, यानी अभी भारत में आप जो 24 मार्च को आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 500 कोरोना के मरीज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम लोगों ने 1250 लोगों का एडवांस बुकिंग करके रख दी है। ये रेशियो जा रहा है जो फैलने का रेशियो, इतना तेजी से ये फैलता है, ये इतना। तो आप ये देखिएगा कि हमारे में 500 अभी है, 1250 का एडवांस बुकिंग हो गया, यानी अभी हम लोग 1750 के रेशियो में चल रहे हैं, जबकि अब अभी कितने लोगों को हो चुका है कोरोना, इसमें बहुत से लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम आगे समझते हैं कि विभिन्न देशों में क्या हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे इटली, जर्मनी, जापान और चाइना और इंडिया का हम लोग समझते हैं कैसे। इसके मेन दिक्कत इससे क्या है कि ये फैलता बहुत ज्यादा है। जैसे हम पिछले एक हफ्ता में लगभग 50 लोगों से मिले हुए हैं। एक हफ्ता में फैमिली मेंबर 8-10 दोस्तों से कहीं कुछ खरीदने गया, वहां पे कुछ स्टाफ लोगों से, तो ऑन एन एवरेज एक हफ्ता में एक आदमी 50 लोगों से मिलता है। यदि हमको कोरोना होता तो हम एक हफ्ते में 50 लोगों से मिल दिए, तो हम कितने लोगों को बांट दिए? 50 लोग, और वो 50 लोग भी एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 50 लोगों से मिले। यानी एक मरीज अगर एक हफ्ता में 50 लोगों से मिलता है, और आप एक एवरेज लीजिए कि आप एक हफ्ते में 50 लोगों से जाने अनजाने में मिल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें हुआ तो हम 50 लोगों से मिले और वो 50 से मिले होंगे, तो आप इसमें देख लीजिए हम लोगों ने कितने लोग के लिए, यानी 2,500 लोग के लिए हम एक अकेला व्यक्ति संकट बन सकते हैं अगर हमें कोरोना है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जिन्हें है उन्हें तुरंत आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट का मतलब उन्हें अलग कीजिए, और जिन जिन लोगों के संपर्क में यह व्यक्ति आया है उन्हें अलग कमरे में विशेष निगरानी में रखिए, जिन्हें हम क्वारंटाइन करते हैं। उन्हें क्वारंटाइन कीजिए 14 दिन तक के लिए, क्योंकि 5 से 14 दिन के अंदर कोरोना के लक्षण दिख जाते हैं। तो इसका खतरा मौत नहीं है, इसका खतरा स्प्रेड। ये बहुत तेजी से फैलता है, इसको कोई नहीं रोक सकता अभी फिलहाल के लिए। अब आगे समझते हैं अन्य देशों की एग्जाम्पल भी। कोरोना को हम लोग ना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज के साथ। सबसे पहले तो चाइना में फैला था। चाइना इसको सबसे अगर देखेंगे सबसे सफलता सबसे ज्यादा किसको मिली है तो चाइना को कहेंगे, क्योंकि सबसे तेजी से चाइना में फैला था। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना कंट्रोल कैसे किया, उसने वुहान को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। उस लॉकडाउन यानी एक कर्फ्यू के टाइम पे होता है, कर्फ्यू में पुलिस लगा दी जाती है, बट लॉकडाउन में पुलिस नहीं लगी होती, थोड़ा बहुत छूट होता है। आपको कारण बताने से पहले बिना उचित कारण के आपको निकलने नहीं दिया जाता है। इसने कंप्लीट वुहान शहर को आप एक तरह से कह दीजिए कि जिस तरह से वर्षा के पानी से एक शहर धुल दिया जाता है ना, उस तरह इसने सैनिटाइजर से धुल दिया था। उतना हम लोग के पास उतनी सुविधा भी नहीं है। पूरा तरह से ड्रोन लगा के इसने अनाउंस किया, कैमरा से इसने एक एक आदमी का फोटो तक चेक करने लगा कि कोई भी बिना कारण घर से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए चाइना इस पर सफलता पा पाया। दूसरा हम देखते हैं साउथ कोरिया को और जर्मनी को। ये लोग बहुत जल्दी रिकवर हो गए, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? साउथ कोरिया और जर्मनी का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लेकिन इटली से अच्छा नहीं है। लेकिन ये लोग कैसे अपने आप को बचा पाए? इसके 2 रीजन थे। साउथ कोरिया और जर्मनी में ज्यादातर कोरोना यंग लोगों को हुआ था, और यंग लोग इसको जल्दी रिकवर कर पाते हैं। दूसरा, इन लोगों की जो हॉस्पिटल की संख्या है और बेड की संख्या है ये बहुत ज्यादा है। बेड की संख्या में सबसे आगे पे आपका साउथ कोरिया, उसके बाद जर्मनी पे आता है।
तो इन लोगों के पास बेड इतने ज्यादा थे, हॉस्पिटल इतने ज्यादा थे कि कितने लोगों को हो रहा था तुरंत आइसोलेट कर रहे थे, उन्हें क्वारंटाइन करके दवा करके उन्हें वो जब ठीक हो जा रहे थे उन्हें भेज दिया जा रहा था। ये इनके पास सबसे बड़ा व्यवस्था था कि इनके पास हॉस्पिटल और बेड ज्यादा थे। इंडिया के पास ना हॉस्पिटल ज्यादा है ना बेड ज्यादा है। अब बात करते हैं थाईलैंड, सिंगापुर और जापान, ये चाइना के करीब में है, एकदम चाइना के करीब में है। ये लोग ने अपने आप को कैसे बचाया? तो इन लोगों ने जैसे देखा कि चाइना में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, यानी जनवरी में ही बाहर हो रही थी, तो इन लोगों ने जनवरी महीने में ही तो थाईलैंड, सिंगापुर और जापान अपने आप को आइसोलेट में दुनिया से अलग थलग कर लिया। तुरंत इन लोगों ने अलग थलग कर लिया, जिस वजह से ये लोग अपने आप को बचा पाए हैं, थाईलैंड, सिंगापुर और जापान। जबकि ये आप तीनों देश को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डेवलप और टूरिस्ट का ये एकदम हॉट स्पॉट है, वहां बहुत ज्यादा जाते हैं। अब बात करते हैं इस कोरोना में सबसे ज्यादा कमर टूट गई तो ईरान और इटली, इन दोनों ने एक गलती किया। इन लोगों ने खुद को क्वारंटाइन और आइसोलेट बहुत लेट में किया, लॉकडाउन भी इन लोगों ने लेट में किया। आप ईरान की हालत ऐसे जानिए कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जब बता रहे थे कोरोना के बारे में तो उनको खुद चक्कर आने लगा, पता चला उन्हीं को कोरोना वायरस। जब हेल्थ मिनिस्टर को बताइए, सोने को जंग लग जाती इंसान, लोहे से क्या उम्मीद रखेगा? तो ईरान में ये हालत थी। इटली में तो ईरान से भी बुरी हालत, इटली की कैसे होगी? इटली में इत्तेफाक से इटली ने लॉकडाउन भी देर से किया। यहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है। इसलिए दो गलती किया। पहला कि इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है हॉस्पिटल का, लेकिन क्वांटिटी कम है, संख्या कम है, और मरीज अचानक से बढ़ने लगे तो ये इन लोगों के पास जगह कम पड़ गया, कहाँ रखा जाएंगे, आइसोलेट कहाँ से किया। और इत्तेफाक देखिए कि इटली में कोरोना ज्यादातर वहाँ के बुजुर्ग लोगों को हुआ, जिन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। तो आज 24 मार्च तक इटली में 5600 लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी 3000 बुजुर्ग लोग इससे पीड़ित हैं। हालांकि यहाँ लगभग 40,000 लोग पेशेंट है, लेकिन जिसमें 3000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। भगवान उन लोगों को जल्दी ठीक कर दे, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते हुए उन 3000 लोगों को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर डे के हिसाब से इटली में 19 तारीख से लेकर देखिएगा 24 तारीख तक तो पर डे 600 650 लोग इटली में मर रहे हैं। इटली में मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां चाइना में लगभग 3,500 लोग मरे, इटली में आज के डेट तक में 5600 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये आंकड़ा लगभग इटली में 10 से 12,000 डेथ तक जाके रुकेगा। क्यों? यहाँ पर आप देखे होंगे इटली के प्राइम मिनिस्टर का रोते हुए सीन। अब क्या कर सकता है कोई देश का प्रधानमंत्री? अब भगवान ही बचा सकते हैं वर्तमान में इन बीमारी से, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की। इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हेल्थ सिस्टम की आपको क्या बात बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में आईसीयू बेड, आप जानते हैं कि कोरोना मेनली सांस लेने में प्रॉब्लम करता है, बिना ऑक्सीजन यानी आईसीयू के बिना वेंटिलेटर के आप नहीं रह सकते। पूरे हिंदुस्तान में 70,000 है, सोच सकते हैं 70,000। बिहार की स्थिति आप देखें, मरने के बाद वहां डॉक्टर लोग पहुंचे सैंपल लेने के लिए कि भैया आपको इसको कोरोना तो नहीं। तो इस हिसाब से भगवान का इंडिया का हेल्थ सिस्टम तो भगवान भरोसे चल रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों से ऑलरेडी हम लोगों ने दो गलतियां कर दिया है। पहली गलती ये की है कि जो हम लोग विदेश से आने वाले प्लेन थे उनको काफी देर में हम लोगों ने बंद किया, तो जो गलती हो गई और उसको थोड़ी सुधार सकते। एक और गलती क्या हुई कि जिन लोगों को कोरोना था वो समाज की डर से छुपाने लगे, और कुछ लोगों तो ऐसे भी खबर आई कि वो लोग हॉस्पिटल से उठ के भाग गए। तो ये बहुत गलत है, ये गलती हम लोग कर चुके हैं। और एक और गलती क्या की है, अभी कोरोना है और भीड़ भाड़ अभी भी कम नहीं है। आज से तो कंप्लीट इंडिया लॉकडाउन हो जाएगा। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप इस लॉकडाउन में भाग लें। आप आज घर में रहिए, वरना कल आप अपने आप को फोटो फ्रेम में पाएंगे ना, माला लगाओ। इसलिए यही एक रास्ता है अभी आप इंडिया में बचाने के। इंडिया में गवर्नमेंट भी बहुत सख्ती नहीं बरत रही है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी गलती हो रही है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे हर बात पे गवर्नमेंट का विरोध होने लगता है, तो गवर्नमेंट भी समाज के हिसाब से चल रही है, हम लोकतंत्र में। तो आप भी साथ दीजिए, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के प्रशासन का साथ दीजिए। अकेले एक प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो वो अपील ही कर सकते हैं। आप मानिए इस चीज को सख्ती से। आप जहाँ भी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, आपको बाहर मत निकलिए। जरूरी सामान की दुकानें भी बंद नहीं होंगी, लॉकडाउन में भी दवाएं, राशन की दुकानें, जरूरी चीजें खुली रहेंगी। लेकिन अगर इन्हें जरूरत हो तो ही आप निकलिए। आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, यही एकमात्र उपाय है इसका। आप ये फैलता कैसे, किसी भी जिन व्यक्ति को कोरोना है उसके क्लोज कांटेक्ट में जाइएगा, लगभग 1 मीटर के जितना करीब, या जब वो अगर उसको सूखी खांसी है, वो छींकता है तो उसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, दिखता नहीं है,
और उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी तेज से खांसता है उतने स्पीड में। तो वो सॉरी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, मतलब वो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर वो खांसने की। ये इंडिया का स्थिति बहुत खराब है। इसकी बात कर लेते हैं दवा की या वैक्सीन की। तो अभी इंडिया में आपकी दवा की क्या करें, जांच करने की तो अच्छी व्यवस्था ही नहीं है हम लोग के यहाँ, तो हम दवा की उम्मीद क्या करेंगे। अगर बात करेंगे कि जांच की, तो भारत में अभी एक व्यक्ति के जांच का अगर आप खर्च आएगा प्राइवेट में तो 4500 रुपये, यानी 4500 रुपये एक आदमी का। अब इंडिया का जो परिवार का स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा तो ऑन एन एवरेज एक परिवार में 10 लोग रहते हैं। अब 10 लोगों को कोरोना है या नहीं है, इसकी जांच कराने जाइएगा तो एक आदमी का 4500 लगेगा, 10 आदमी का 45,000 लगेगा। सोच सकते हैं केवल जांच कराने में 45,000 लगेगा, तो जिन्हें उनकी इलाज में क्या प्रॉब्लम होगी। तो अभी इसकी जांच की ये हालत है, जांच की भी कोई अच्छी मतलब ओवरऑल जांच का भी व्यवस्था नहीं है हमारे इंडिया में। अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो इसे कोई नहीं बचा सकता है, बहुत तेजी से फैल जाएगा यहाँ पे। वैक्सीन का तो अमेरिका में एक महिला पे अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो 2021 से पहले कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है इसके वैक्सीन की, क्योंकि अगर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है कि कहीं वो वैक्सीन ऐसा नहीं होता है कि कभी कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बीमारी को ठीक कर देते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो इतना जल्दी किसी बीमारी किसी दवा को जरूर नहीं लाएगा। अभी इसकी इलाज के रूप में मलेरिया की एंटी मलेरियन दवा क्लोरोक्विन को यूज में लिया जा रहा है, काफी इसमें ये भी कारगर हो रहा है। उसको भी काम में लिया जा रहा है, तो ये एक तरह से क्रॉस ट्रीटमेंट कहिए इसको, तो वही किया जा रहा है और कोई इलाज नहीं है। कोरोना के 4 स्टेज हैं, इंडिया सेकेंड स्टेज में। कोरोना के 4 स्टेज में इंडिया सेकेंड में। फर्स्ट स्टेज उसको कहते हैं जो किसी फॉरेनर को हुआ, सेकेंड और वो वापस चला है। जैसे केरला के कुछ स्टूडेंट थे जो चाइना में पढ़ते थे, वो इंडिया में आ गए, तो वो इंडिया में फैला, तो उसे कहते हैं स्टेज फर्स्ट। वो इंडिया में नहीं फैला, वो बीमारी खुद लेकर आया। स्टेज 2 किसे कहते हैं, जो व्यक्ति उसके संपर्क में आया उसको फैल गया, तो ये होता है स्टेज 2। अभी इंडिया स्टेज 2 में है। स्टेज 2 उसी को है जो किसी न किसी विदेशी के संपर्क में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। स्टेज 3 क्या होता है कि अब ये वातावरण में घुल जाता है। अब आप किसी विदेशी के संपर्क में आइए या मत आइए, आपका जमीन, आपका हवा, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ये स्टेज 3 होता है। तो स्टेज 3 बहुत खतरनाक होता है। और स्टेज 4 में ये महामारी हो जाती है, आप कहीं रहिए फैल जाएगा, कोई विदेशी के संपर्क में रहिए या नहीं रहिए। तो आप इस देश को बचाइए, इस देश की आबो हवा को बर्बाद मत होने दीजिए। आपका एक कदम इस देश को बचाएगा। ये आप अपने जीवन में ये पहली महामारी देख रहे होंगे, आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा, इसलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इंडिया को स्टेज 2 में रहने दीजिए, क्योंकि ये स्टेज 3 में चला जाएगा ना, तो इस स्टेज 4 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही गलती किया था इटली में। हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खराब है आप जानते हैं। जब इटली नहीं बच पा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास तो भगवान भरोसे हमारा हेल्थ सिस्टम चलता है यहाँ पे। आप इसको घर में रहिए, इसे फैलने से रोकिए। अभी कोई इलाज नहीं है इसका 2021 से पहले, और जब तक इसका वैक्सीन नहीं होगा कोई इसका संभव इलाज नहीं। जो स्टूडेंट है आप लोग को अब यूट्यूब पे वीडियो मिलते रहेगा, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते रहिए और अपने अगल बगल के पड़ोस के लोगों को भी जागरूक कीजिए ताकि वो कम से कम निकले। और आप लोग में भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं डरेंगे तो एक दिन ये आपको पूरे देश को डरा देगा। इसमें डरने से ज्यादा आपको सचेत रहना है। जरूरत ना हो तो आप बाहर मत निकलिए, यही एक रास्ता है। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस सुंदर देश को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें आज़ादी का जंग लड़ने का मौका मिला। हम उन खुशनसीब में से नहीं हैं जो अपना सर कटा के या फांसी पर चढ़ के आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों में से नहीं हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है इस देश को कोरोना से लड़ने का। आज आप दिखाइए कि आप लड़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, आपको कोरोना से लड़ने में तकलीफ हो रही है, तो बोलिए कि वो स्वतंत्रता सेनानी वो कौन वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। तो आज हमको और आपको एक साथ मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई हमारी अपनी है। मंदिर, मस्जिद सारे दरवाजे बंद हैं,
काम आया तो केवल अस्पताल काम आया। इसलिए आप सब मुझसे विनती है कि बाबू आप स्वस्थ रहें, जहाँ रहे आप स्वस्थ रहें, घर से ना निकले। क्लासेज वगैरह यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।